इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ है हार्दिक पुणे से। ये उनका असली नाम नहीं है क्योंकि वो अपना चेहरा और अपना नाम नहीं दिखाना चाहते। कैसे हैं आप हार्दिक? बिल्कुल ठीक हूँ सर। बहुत आप बढ़िया। बताइए, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ हार्दिक, थैंक यू सो मच। अपने बारे में जितना भी आप कंफर्टेबल हो ठीक है। दर्शकों को प्लीज बताएंगे। जी सर, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ सर। अभी मैं एज अ असिस्टेंट डॉक्टर ज़ारेमो पुणे में जॉब कर रहा हूँ। मैं फिलहाल तो नाइट शिफ्ट ही करता था। रिसेंटली 1 मंथ से मैंने अभी टेक की स्टार्ट किया है, बिकॉज जो मेरा एक्सपेंस है वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो बस अभी मेरा फुल ऑन अगर 24 आवर्स का अगर डे निकाले तो 19 आवर्स का मेरा ड्यूटी शेड्यूल हो जाता है। आपने डॉक्टरी कब खत्म करी अपनी? सर मेरा 25 में ही पास आउट हुआ है, बट जो इंटर्नशिप का पीरियड था वो भी मैंने जो मेरा कॉलेज था वहाँ से नहीं कंप्लीट किया, मैंने ओके। यहाँ से ही कंप्लीट किया है। ओके। पुणे से। जी सर। एंड आपके परिवार में कौन कौन है हार्दिक? परिवार में सर मॉम है, डैड है एंड एक बड़ा भाई है। बड़े भाई जी। काम कर रहे हैं? जी, वो अभी जॉब कर रहे हैं रियल एस्टेट कंपनी में। ओके। एंड क्या आपके मम्मी पापा में से कोई काम करता है? जी नहीं सर, अच्छा। तो अभी वो उनकी जिम्मे हम दोनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ओके। तो उनकी जिम्मेदारी आप दोनों बांट के मिलके करते हैं या बड़े भैया करते हैं? जी, बांट के ही करते हैं जी। एंड आप उनके साथ रहते हैं या हॉस्टल में कहीं रहते हैं? नहीं, मैं अभी उनके साथ नहीं रह रहा हूँ, बिकॉज जो बड़े भाई के ऊपर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तो उसके रिगार्डिंग मुझे भी अर्निंग जल्दी स्टार्ट करना पड़ा, जबकि मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट एग्जाम्स के ऊपर फोकस करना चाहता था। बट वो नहीं हो पाया बिकॉज फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उस भाई के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन था उसके ऊपर जो निकलने के लिए मुझे करना पड़ रहा था। एंड आज हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं हार्दिक? जी मैं सर, एक्चुअली मेरा जो इमरजेंसी फंडिंग में जो भी कुछ सेव कर रहा था, जो भी मेरे अभी के ईएमआई चल रहे हैं, तो वो था सर कि वो सेव ही नहीं हो पा रहा है एंड इमरजेंसी सिचुएशन पे मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा बर्डन आ रहा है एंड एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग में करता हूँ बट वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो मैं आपके वीडियोस बहुत देखते रहता हूँ, सो मुझे लगा कि आपसे कुछ हो सकता है जो मैं टिप्स ले सकूं समझ जिसके रिगार्डिंग मुझे कुछ हेल्प मिले। समझ सर। ठीक है। परफेक्ट, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे मदद करने की हार्दिक। समझेंगे पहले आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, आप कितना कमाते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी कमाना शुरू किया है, वो सब भी आपके आगे के प्लान्स क्या हैं, कितने खर्चे हैं। एंड फिर जितना भी मदद हो पाएगा डेफिनेटली करने की कोशिश। कॉन्वर्सेशन के बीच में एक छोटी सी अनाउंसमेंट। हमारे देश में 400 से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो उसी के लिए हमने लॉन्च किया है Monzy.co। इसमें कोई ऐड नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, आपका पर्सनल डेटा नहीं मांगा जाएगा। 60 सेकंड के अंदर हम आपको कुछ ही सवालों के थ्रू ये बता देंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। Monzy.co। सबसे पहले आपकी इनकम पे फोकस करते हैं। आपने बताया कि आप एक जॉब कर रहे हैं प्लस कुछ और भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो ये सारा चीजें मुझे बताइए पहले। इनकम क्या क्या है आपकी हार्दिक? मुझे इन हैंड जो मिलता था वो 23,000 मिलता था नाइट में, जो कि ओके। मैंने अभी रिसेंटली अभी डे का ड्यूटी जो है, इवनिंग ड्यूटी, वो भी मैंने ज्वाइन किया है, तो उसका मुझे 24,000 अभी मिलने वाला है, जो कि मुझे अभी अगले 10 तारीख को मिलेगा। ठीक है। ये किसी अस्पताल में है, क्लिनिक में है, कहाँ है? जी, बोथ आर द हॉस्पिटल, डिफरेंट हॉस्पिटल्स। और ये हफ्ते में कितनी बार होता है? सर डिपेंड करता है, छुट्टी तो नहीं रहती है, बट अगर कुछ काम आया या फिर कहीं जाना हो तो फिर डिपेंड्स की छुट्टी ले सकते हैं। वाह। आप मैनेज कर पाते हैं क्या ऐसे? जी सर, अभी करना पड़ता है, थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है। बहुत से टाइम अभी लास्ट 3-4 डेज से नींद पूरी नहीं हो पा रही है, बट यह अगर टाइम मिले वैसे हो जाता है। जैसे कि अभी 9 टू 2 पी एम में घर पे रहता हूँ, तो उस टाइम में मेरा नींद हो जाता है। ऑलराइट, आपके अब एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। जो भी आपके लोन वगैरह जी चल सर। रहे होंगे हार्दिक, वो बाद में बात करेंगे। पहले आपके जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, जो आप अपने माँ पापा पे भी खर्च करते होंगे, उनके लिए, अपने लिए, वो सारा आप बताइए पहले। एक्चुअली मम्मी पापा जब गाँव जाते हैं तो बहुत से टाइम ऐसा होता है कि पहले तो उनका मेडिसिन का खर्चा तो मैं ही करता हूँ, क्योंकि एज अ डॉक्टर उनको भी एक्सपेक्टेशंस है।
तो बोथ आर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, बोथ उसके पेशेंट है। पापा को 2 बार हार्ट अटैक हुआ है, सो उनके बहुत सारे मेडिसिन है। तो उसका जो मंथली खर्चा है वो मैं ही करता हूँ। सेकेंडली, अगर वो महीने 2 महीने में गाँव में जाते हैं, सो कभी कभार उनको 2000, 3000 ऐसे पैसे भेजते रहता हूँ। सेकेंडली, जो ग्रोसरीज है घर का वो मैं करता हूँ। अगर मैं मिलाऊँ तो 3000 तक आ जाता है सर, ओके, ठीक है। मंथली। दवाइयों का? दवाइयों का दोनों का मिला के अराउंड 2000 तक आ जाता है सर। फिर आपने बताया कि वो कभी-कभी गाँव जाते हैं तो 1-2 हज़ार रुपए दे देते हैं, तो 2 हज़ार वो भी मान के चलें? जी सर। बताइए और क्या खर्चा जी। है? उसमें सर पर्सनल एक्सपेंसेस थोड़ा हो जाता है। हुँ, हुँ। जैसे कि बहुत से टाइम अगर वो गांव में रहते तो मैं इमरजेंसी में अगर कुछ खाना हो तो हुँ, लंच का या डिनर का, ब्रेकफास्ट का, तो बिल्कुल, वो बाहर का खर्चा हो जाता है। 1500 तक हो जाता है। ठीक है। और जी। बताइए मोबाइल रिचार्ज, बिजली का सब कुछ? हाँ, उसमें सर लाइट बिल का जो आता है वो अराउंड 1200 तक आता है। एंड रिचार्ज का, जैसे कि मम्मी का मोबाइल का रिचार्ज, मेरा रिचार्ज, एंड अभी मेरा मैरिज भी होने वाला है, तो उसका भी बहुत सा उस शी इज ऑल्सो अर्निंग, बट उसका भी थोड़ा बहुत जो खर्चा है वो मैं करता हूँ। ओके, कितना आता होगा? 1500 तक आ जाता है। और बताइए? अगर कभी कभार कुछ बाइक का पेट्रोल का हो गया, सर्विसिंग का हो गया, तो उसके भी चार्जेस थोड़ा ऐड हो जाता है, तो 2000 तो हो ही जाता है। ठीक है, उतना ही है, बट इमरजेंसी में अगर कुछ सिचुएशन ही आए तो फिर उसमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक, समझ गया। तो ये कुल खर्चा जी। जो है हार्दिक वो करीब 12,000 आ रहा है। आपको ठीक लग रहा है? मोटा-मोटा इतना ही आता होगा? जी 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 सर, जी सर। ठीक है। जहाँ आप रहते हैं पुणे में वो आपका अपना घर है, किराए का है? नहीं सर, रेंट का ही है। ठीक है, तो वो रेंट बड़े भैया पे करते हैं? कभी कभार सर, अगर वो पे, अभी बहुत से टाइम वही पे करते हैं, बट अगर उनसे नहीं हो पाता है तो फिर उसमें 5000, 6000 मैं दे देता हूँ। ठीक है, समझ गया। उसका रेंट कितना है? जी, उसका रेंट सर 14,000। ओके, चलिए बताइए अपने लोन्स के बारे में बताइए। जी सर, मैंने फादर के लिए लोन लिया था, वो जब इमरजेंसी नीड थी। सो मैंने 1 लाख का लोन लिया था, जिसका ईएमआई मुझे 5151 रुपीज पड़ता है। कितनी ईएमआई बच गई हैं इसकी? इसके सर अभी दिसंबर में खत्म हो जाएगी। ओके, तो मतलब 6 महीने और। अभी अराउंड 6 मंथ। और कोई भी लोन चल रहा है? कुछ भी और? नहीं सर। ठीक फादर का जो है वो एक लोन चल रहा है, बट वो भाई पे करता है। बट ठीक जैसे है, कि मैंने आपको बोला कि मेरा ऐसा फिक्स नहीं होता है। अगर वो नहीं पे कर पा रहा है, सो उसमें मैं कभी कभार थोड़ा बहुत 5000, 6000, 8000 भी मैंने दिए हैं। समझ गया। कोई अगले 2 सालों में खर्चा जो आपको पता है होना ही है? जी सर, एक्चुअली मतलब सपने तो बड़े हैं, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, बट ऐसा है सर कि खुद का घर नहीं है। सो मुझे और भाई को मिलके एक खुद का घर लेना है, बस। एक समझ फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही है हमारा। अगर वो घर आप लेना चाहें एंड भगवान करे ले भी पाएँ, वो करीब कितने का होगा अभी हार्दिक? सर, अगर गांव के साइड में लिया जाए तो अराउंड, जमीन जो है वो भी हमारे पास में नहीं है एक्चुअली। हुँ, हुँ। तो प्लॉट के साथ में अगर देखा जाए तो अराउंड 70 लाख के अराउंड ठीक, आएगा सर, सिक्सटी ठीक, 70 के। ठीक है। एंड आपकी उम्र कितनी है अभी हार्दिक? 26 सर। आपका कोई प्लान एमडी करने का? प्लान तो है, जिसके लिए मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था, बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि फाइनेंशियल बर्डन था, तो ड्यूटी करनी ही पड़ रही है सर। समझ गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये फाइनेंशियल बर्डन हट जाए तो क्या आप तब जी। भी ये ड्यूटी करके पैसा कमाना चाहेंगे या अपनी एमडी की तैयारी करना चाहेंगे? फाइनेंशियल बर्डन अगर हट जाए सर, तो फिर पीजी की प्रिपरेशन मैं जरूर करूँगा। समझ गया। अभी जैसे आपने डे शिफ्ट अभी अभी शुरू किया है, उसकी तनख्वाह आपको अगले महीने 10 तारीख तक मिलेगी। उससे पहले आप 23,000 रुपए कमा रहे थे जो आपकी नाइट जी शिफ्ट का था। आपके खर्चे अगर मैं देखूं जी 12,000 रुपए महीने का खर्चा है मोटा मोटा, 5,000 रुपए आपकी ईएमआई है, तो करीब 17,000 रुपए। जैसे आपने बताया कि इमरजेंसी कभी जी कभी आ जाती है, कभी 5,000, 6,000, 8,000 भी हो जाता है। लेकिन जी अगर मैं जी ये सब भी जोड़ूं तो हर महीने आप 23,000 रुपए कमाते थे, आपका खर्चा करीब जी 17,000 रुपए था, तो मोटा मोटा करीब जी 6,000 रुपए महीना बच जाता है। वो शायद कहीं इधर चला गया, उधर चला गया, कुछ आ गया, कुछ खर्चा हो गया, वो सब वगैरह। लेकिन जी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही हालत
टाइट है या जितने आपके खर्चे हैं उतनी आपकी आमदनी नहीं है, आपकी आमदनी आपके खर्चों से थोड़ी ज्यादा ही थी। तो जब आप बोल जी रहे हैं कि फाइनेंशियल बर्डन है और उसकी वजह से मुझे डे शिफ्ट लेना पड़ा और मैं अपनी पीजी की तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा जी बताएंगे? क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली फाइनेंशियल बर्डन जो है वो क्या है। क्या वो सिर्फ अचानक वाले खर्चों की वजह से है या कुछ और भी है जो हमें अभी तक पता नहीं चला? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि फादर के ऊपर जो लोन्स थे, तो एक्चुअली अभी उनका कोविड में बिजनेस बंद हो गया, जिसके रिगार्डिंग अभी पूरा बर्डन जो है वो हम दोनों के ऊपर ही आया। एंड सेकेंडली भाई का इनकम है वो लास्ट 6 मंथ टू 1 ईयर उसका इनकम बहुत कम हुआ। बहुत से बार उनकी सैलरी जो है नहीं आई। बहुत से बार उन्होंने जॉब क्विट करके खुद का रियल एस्टेट भी शुरू किया, बट वो भी नहीं हो पाया क्योंकि क्लाइंट्स एज अ न्यू फ्रेशर को नहीं मिलते। तो उसका भी बढ़ता गया। एंड जो पर्सनल रिलेटिव्स हो गए, उनसे जो पैसे लिए हैं, उनका बर्डन बढ़ते गया, जो कि मुझे पर्सनली बहुत डिस्टर्ब करता है। एंड आई थॉट कि इतना, मतलब जो मैंने अभी मेडिकल का पढ़ाई किया, मेडिकल का पढ़ाई करके भी एज आरएमओ शिफ्ट मुझे करना पड़ रहा है, बिकॉज बहुत से लोग ऐसा एडवाइस करते हैं कि खुद का डालो, बट उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो वो एक रीजन है कि मैं जॉब के अलावा मुझे दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जो अपना पर्सनल जो हो गया, जो रेंट हो गया, डेली का खर्चा हो गया, लाइट बिल हो गया, तो उसमें भी कभी कभार बहुत प्रॉब्लम्स घर में मैंने देखी है। पहले से भी देखी है, मैं मेडिकल कॉलेज में था तब भी देखी है। तो वो एक पास्ट ट्रॉमा जैसा हो गया है। तो जिसके अभी जो फिलहाल करंटली भी जो इशू वही चल रहा है, वही एक रीजन है कि मैं अभी डे और नाइट कोच शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। तो दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा हार्दिक, और ये शायद आपको ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता है तो मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप जी सर। क्योंकि अभी यंग हैं, ऑफ कोर्स आपने बहुत मेहनत के बाद अपनी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करी है। कायदे से सिर्फ यस एमबीबीएस बने रहना इस देश में आपको ज्यादा आगे नहीं ले जाएगा। तो आपको भी पता है कि आपको पीजी करना चाहिए, लेकिन आपको पीजी टालना पड़ रहा है क्योंकि बिल्कुल सर। परिस्थिति ऐसी है कि आपको अपनी परिवार को और खुद को एक फाइनेंशियल स्थिति पे लाना है जहां आप स्टेबल रहेंगे, एंड मैं वो बिल्कुल समझता हूं। लेकिन जी जो सर। आप डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, 24 घंटे में से 19 घंटे काम कर रहे हैं, ये क्लियरली सस्टेनेबल नहीं है। ये आप शायद 6 महीने कर पाएंगे, 1 साल कर पाएंगे, 2 साल भी शायद खींच लेंगे, लेकिन जी उसके सर। बाद आप इतने बर्न आउट हो जाएंगे कि आपको शायद डॉक्टर बनने से ही घिन आने लगेगी। और वो आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ऑनरेबल नोबल प्रोफेशन है। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जैसा एक टैलेंट यस सर। इस चीज में जी कहीं फंस जाए या डूब जाए। तो जो मैं राय दूंगा आपको हार्दिक, जी वो सर। बिल्कुल। एक शॉर्ट टर्म राय होगी कि आपको अपने परिवार को थोड़ा सा सुरक्षित करने के लिए, थोड़े से फाइनेंशियल स्थिति में स्ट्रांग फाउंडेशन लाने के लिए शायद कुछ महीने, कुछ साल एक स्प्रिंट के तौर पे मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर आपको थोड़ा सा ईज अप करके अपने जी पीजी सर। पे वापस ध्यान देना पड़ेगा, अपने करियर पे वापस ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूं कि अगले महीने से आपको 47,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, और उस 47,000 में से यस यस। मोटा मोटा करीब 17,000 रुपए आपका खर्चा होगा, जो आपका ईएमआई है, जो कि दिसंबर में खत्म होने वाला है, और 12,000 रुपए आपके रहन सहन का खर्चा। मतलब हर महीने आपके पास करीब तीस यस हजार सर। रुपए बचने चाहिए। किसी महीने उस यस 30 के 20 बचेंगे, किसी महीने उस 30 के 25 बचेंगे, लेकिन हमारा को प्लानिंग ऐसी करनी है कि हम 30 के हिसाब से प्लानिंग करें। एंड उस 30 के हिसाब से, मेरे ओके। हिसाब से प्लानिंग क्या होनी चाहिए? नंबर एक, अगले महीने से जैसे ही आपको ये 47,000 रुपए मिलना शुरू होगा, आप एक एसआईपी शुरू करेंगे जो कि 10,000 रुपए जी की होगी, लिक्विड म्यूचुअल फंड में। लिक्विड म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल फंड होता है जो फिक्स डिपॉजिट का काम करता है। अंतर सिर्फ यह है कि नंबर एक, फिक्स डिपॉजिट से यूजुअली थोड़ा बेटर रेट मिलता है। नंबर दो, कि यहां आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती अपने फिक्स डिपॉजिट या इस इन्वेस्टमेंट को तोड़ने के लिए। तो जब भी आपको पैसे की यस जरूरत हो, और जितने भी पैसे की जरूरत हो, जी आप इस लिक्विड फंड को बेचकर 24 घंटे के अंदर पैसे अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हैं। तो अगर भैया को जरूरत पड़ी, या माँ पापा को जरूरत पड़ी, या आपको जरूरत पड़ गई, तो आप जितना भी जमा पूंजी इसमें होगी उसको तोड़कर बैंक पे पैसे बना जी सकते हैं, ला सकते हैं। अगर किसी महीने जरूरत नहीं पड़ी तो ये वहीं के वहीं रहेंगे,
वही जी 6.5% पे कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहेंगे, तो आपके पैसा थोड़ा थोड़ा ग्रो करता जी रहेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुरक्षित जी रहेगा। एंड जब भी आपको पैसे की जरूरत हो, आप उसको वापस ला सकते हैं। फिर दूसरा, आप एक एसआईपी शुरू करिए 5,000 रुपए की गोल्ड ईटीएफ में। बेसिकली समझ लीजिए एक तरीके का म्यूचुअल फंड जो कि सोने के भाव में इन्वेस्ट करता है। तो सोने का भाव अगर बढ़ेगा तो इस म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ेगी या ईटीएफ की वैल्यू बढ़ेगी। सोने का भाव अगर घटेगा तो ईटीएफ की वैल्यू घटेगी। तो आप सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन सोना खरीद रहे हैं। फिर तीसरा, आप एक एसआईपी शुरू करेंगे 10,000 रुपए की, जो कि हम स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी 50 में। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का काफी सेफ तरीका है, काफी रिलायबल तरीका है, और धीरे 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 कर कर ये बढ़ता रहेगा। एंड फिर चौथा, हम थोड़ा सा रिस्क और लेंगे और 5,000 रुपए की हम एसआईपी करेंगे एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। ये थोड़ा सा एक्टिव फंड होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा तेजी से खरीदते हैं, बेचते हैं। आपको इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, फंड मैनेजर खरीद रहे होंगे, बेच रहे होंगे आपके बिहाफ पर। आपको सिर्फ 5,000 रुपए की जो एसआईपी है वो शुरू करनी है। तो अब हमने क्या किया है, हमने अपने इन्वेस्टमेंट को 2 भागों में बांटा है हार्दिक। एक जो कि पैसा सुरक्षित रखता है और शॉर्ट टर्म के लिए है, तो कभी भी कोई इमरजेंसी हो, कभी भी कुछ भी पैसे की जरूरत हो, तो आपका लिक्विड म्यूचुअल फंड 10,000 रुपए का और आपका गोल्ड ईटीएफ 5,000 रुपए का, 15,000 रुपए, मतलब एक साल में 1,80,000 रुपए, ये आप सुरक्षित रख रहे हैं अलग से। और एक हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अप्रोच अपना रहे हैं कि हम 10,000 रुपए की निफ्टी 50 की म्यूचुअल फंड एसआईपी करेंगे, 5,000 रुपए की एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड करेंगे, वही 1,80,000 रुपए, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा अगर हम ज्यादा देर तक निवेश करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। तो फर्ज करिए आप 1-1.5 साल बाद अपनी पीजी शुरू करते हैं, आप इस 15,000 रुपए की एसआईपी को रोक दीजिए, जितना जमा पूंजी आपने डाल दी होगी उसको बढ़ने दीजिए, और जब पैसे की जरूरत होगी तब उसको बेच दिया, वो लॉन्ग टर्म तक अच्छा सा रिटर्न देगा। और जब दिसंबर में आपकी 5,000 रुपए की एसआईपी जो है वो खत्म हो जाएगी दोस्त, उस पॉइंट पे आप उस 5,000 रुपए को अपने बैंक में रखिएगा। अब उससे आप 2 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहली, क्या आपके माँ पापा के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं सर, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, दिसंबर में जब ये ईएमआई खत्म होती है, आप प्लीज अपने लिए, अपने भाई के लिए और माँ पापा के लिए एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेंगे। हाँ, वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज के मरीज हैं, लेकिन इन दोनों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है। लाइफ इंश्योरेंस अभी लेने का मत सोचिएगा, जब आप 30 साल के हो जाएंगे, जब आपकी शादी हो गई होगी, तब आप सोच सकते हैं, लेकिन अभी अगले 3-4 साल तक उसकी जरूरत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लीज काफी जरूरी है, तो वो आप लीजिएगा। ये जो प्लान है आप हार्दिक, मेरी पर्सनल राय रहेगी कि अभी चल रहा है जून 2026, इस प्लान को आप मैक्सिमम दिसंबर 2027 तक चलाएंगे। लेकिन दिसंबर 2027 या उससे पहले जितना भी आपको लगे कि यार कंफर्टेबल हो चुका है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके शुरुआती सालों की वजह से जो भी आपने देखा और परिवार में जो तनाव था पैसे को लेकर, उसके वजह से जो एक ट्रॉमा है वो है, एंड वो रातों रात नहीं जाएगा। लेकिन जिस भी पॉइंट पे आपको लगे कि यार थोड़ा कंफर्टेबल हो चुका है, बैंक में थोड़े पैसे हैं, लोन नहीं लेना पड़ेगा किसी से, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, रिश्तेदारों से पैसा नहीं लेना पड़ेगा, आप उस पॉइंट पे अपनी एक शिफ्ट छोड़कर वापस अपनी पीजी की तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है वो आपका सबसे बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। बिल्कुल सर, मैं वही सोच रहा था, बिकॉज जब फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है, जब घर वालों को टेंशन से बाहर निकलते हुए जब देखते हैं, तभी हम एक्चुअल पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं। बिकॉज लॉट ऑफ टाइम में जब पढ़ाई करता था, फोकस नहीं कर पाता था, बिकॉज द घर का सिचुएशन इतना टेंसेड हो जाता था कि मैं वहाँ पे फोकस नहीं कर पाता था। आई वाज लाइक भाई तू पढ़ाई के बदले कुछ बाहर जाके कुछ काम कर ले, कुछ जॉब कर ले, जिसकी वजह से ये सोच चीजें है ये भी थोड़ा कम हो जाएगी। आप सही सोच रहे हैं, एक बच्चे के नाते अपने माँ पापा के लिए, अपने भाई की भी मदद कर रहे हैं, खुद की भी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को हमेशा याद दिलाइएगा कि अपने ऊपर इन्वेस्ट कर कर आप जो लॉन्ग टर्म बेट लेंगे उसका रिटर्न सबसे अच्छा आएगा। बट इन द मीन टाइम जो आपने एक डिसीजन लिया है, एंड मैं उसको फुली अप्रिशिएट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो डिसीजन आपके लिए अभी जरूरी है, आपके परिवार की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। तो प्लीज इस डिसीजन को लेकर आगे बढ़िए, अच्छे से पैसे बचाइए, अच्छे से डिसिप्लिन रूप में उसको इन्वेस्ट करिए, एंड 1-1.5 साल बाद जब आपको लगे कि आप उस ऐसे
फाउंडेशन पे हैं, जहां कंफर्ट है एंड टेंशन नहीं है, आप प्लीज अपनी पीजी की पढ़ाई पे वापस ध्यान दीजिए। जी एक और चीज जो मैं जानता हूं आपके लिए इमोशनल है, पर्सनल है, लेकिन मेरी बहुत स्ट्रांग राय रहेगी इसके बारे में। जब तक आपका पीजी कंप्लीट नहीं हो जाता, आप प्लीज एक घर बनाने के जी बारे में मत सोचिएगा। मैं जानता हूं कि एक घर होना जी बहुत इमोशनल डिसीजन है, एक बहुत अरमान होता है हर बच्चे का कि अपने माँ बापा के लिए घर लें, एंड आई एम श्योर आप लेंगे एंड 100% लेंगे, लेकिन तब लीजिएगा जब आप अपनी पढ़ाई खत्म कर चुके हैं, जब आप जनरल फिजिशियन ही नहीं है, एक स्पेशलिस्ट हैं, आपकी कमाई फिर उस हिसाब से बहुत अच्छी बढ़ेगी एंड फिर उस पॉइंट पे आप उस घर को अफोर्ड भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। लवली, ऑल द बेस्ट, टेक केयर हार्दिक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग योर MBBS एंड अच्छे से मेहनत करिए, अपना ध्यान रखिएगा प्लीज, आप अपनी सेहत को इग्नोर मत करिए, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप ये सब चीजें ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इन टेंस और बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन में अपनी सेहत का मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ख्याल रखें। यस सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे। At a subscription amount of only 1,999 rupees per year, you get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे है। Join the WebVeda subscription and make the smartest investment for your career.